दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है शर्मा शौरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस लंका के बारे में जो कि रशिया वालों ने यूक्रेन वालों की लगा रखी। जी हाँ, मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया रशिया यूक्रेन वॉर को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि कल एक बार फिर से रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर ना सिर्फ हमला किया गया, बल्कि अगेन ये जो हमला रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर किया है, ये हमला इस वॉर के शुरू होने से लेके अब तक में किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें रशिया की ओर से यूक्रेन की अलग अलग सिटीज के ऊपर तकरीबन 470 ड्रोन्स फायर किए गए और 60 के आसपास मिसाइल्स फायर किए गए। और इन ड्रोन्स ने और इन मिसाइल्स ने यूक्रेन के अंदर जो तबाही मचाई, मतलब आप लोग अपनी आंखों से देखो, बवंडर देख रहे हो आग का। ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया के जो ड्रोन्स फायर हुए हैं, सुसाइड ड्रोन्स, उनको इंटरसेप्ट किया है। एक्चुअली में यूक्रेन वालों का कहना है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये जो हमला किया है, इनमें से लगभग 249 ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन वालों ने शॉट डाउन कर दिए हैं, और लगभग 226 ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक जामर्स की वजह से खुद ही गिर गए, ऐसा यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है। बट जिन मिसाइलों ने जाके यूक्रेन की जमीन को हिट किया है, भाई साहब, मतलब साला ऐसा लग रहा है देख के कि किसी ने न्यूक्लियर वेपन फोड़ दिया है। धुआं धुआं करके रख दिया है यूक्रेन वालों के यहाँ पे रशिया वालों ने। इतना ही नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया की ओर से कल यूक्रेन के ऊपर ये जो हमला किया गया, इस हमले में यूक्रेन का एक जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन वालों को प्रोवाइड कराए हैं, एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट भी निपट गया। प्लस जो पायलट उस F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था, बोले तो भाई साहब का भी कार्यक्रम हो गया। एक्चुअली में ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि भैया जब रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर ये ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर की गई, तो उन ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए भाई साहब ये फाइटर जेट लेके गए थे, और इन्होंने सक्सेसफुली लगभग 7 के आसपास रशियन ड्रोन्स को मार भी गिराया, और एक मिसाइल को भी इन्होंने गिरा दिया। बट क्योंकि एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया था और क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया के ऊपर गिरने से बचाना था, इस वजह से ये एयरक्राफ्ट को जमीनी इलाके की ओर लेके गए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और इस वजह से इजेक्शन करने का टाइम ही नहीं मिला। सो भाई साहब की डेथ हो गई। बट ये जो हमला रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर किया है, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले ही, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो कांड हुआ, इस कांड के ठीक पहले ही रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर बैक टू बैक 2 तक के सबसे बड़े हमले किए गए थे, और अब रशिया वालों ने ये हमला किया है। और इन सब के लिए अगर कोई एक पर्सन सीधे तौर पे रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है विदाउट डाउट यूक्रेन के मौजूदा प्रेसिडेंट, बोले तो जेलेंस्की साहब, क्योंकि इन्हीं को कुचर मची हुई थी कि भैया रशिया वालों को अपने को जाके उंगली करना है। भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में तुर्की की कैपिटल यानी कि इस्तांबुल के अंदर ऑलरेडी पीस टॉक्स हो रही थी। अच्छा, वैसे एक बात है जो मैं काफी लंबे समय से बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने बोली नहीं, बट आज अब क्योंकि इस पे बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब एक सवाल है जो मेरे हिसाब से पूछना चाहिए कि भैया रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, इस वॉर में पीस टॉक जो है वो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हो रही, बट तुर्की की जो प्रेसिडेंट है यानी कि एर्डोगान साहब, वो इस रशिया यूक्रेन वॉर में अब तक एक बार भी ना तो रशिया गए और ना ही यूक्रेन गए, लेकिन इसके बावजूद रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक हो रही है वो तुर्की के अंदर हो रही है। जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी, वो इस रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया भी गए हैं, जिसकी वजह से तमाम वेस्टर्न कंट्रीज हम लोगों से नाराज चल रही है। प्लस रशिया से आके क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हम लोगों से नाराज थी, इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को मनाने के लिए मोदी जी फिर यूक्रेन भी जाके आए। और अगेन मैं ऐसा किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे देश के अंदर जो ये राइट विंग के यूट्यूबर्स हैं, ये सभी लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग इतने पावरफुल हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया भी जा सकता है और यूक्रेन भी जा सकता है। तो यहाँ मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई जब हम लोग रशिया भी जा सकते हैं, यूक्रेन भी जा सकते हैं, और रशिया और यूक्रेन दोनों ही जगह जाने की वजह से दुनिया हम ही से नाराज होती है, उस नाराजगी की कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ती है, तो फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक हो रही है, ये हमारे देश के अंदर क्यों नहीं हो रही, ये तुर्की के अंदर काहे हो रही है? भाई जब गालियां हम सुन रहे हैं तो पीस टॉक भी हमारे यही होनी चाहिए। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है और ये कायदे से पूछा जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे सत्ता पक्ष और अपोजिशन दोनों का ही जो मीडिया है, उनकी बुद्धि घुटने में है, इनके अपने अलग भलती एजेंडे चल रहे हैं, तो ये लोग सवाल क्या ही पूछेंगे, फिर जो कुछ भी हो। लेकिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये जो हमला किया है, इस हमले के लिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर कोई एक पर्सन जो कि सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, बोले तो जेलेंस्की साहब, क्योंकि असल में ये जेलेंस्की साहब ही थे जिन्होंने तुर्की के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही पीस टॉक के दौरान ही अननेसेसरी डीप रशिया में जाके रशिया के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनके ऊपर हमला किया और अननेसेसरी इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट किया, इस उम्मीद में कि वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में और ज्यादा इन्वॉल्व होगा और यूक्रेन वालों ने ये जो जमीन रशिया के अगेंस्ट में लूज करी है, यूक्रेन वालों को इस जमीन को रीगेन करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन वालों की ओर से रशिया के ऊपर वो जो हमला किया गया था, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने रशिया के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन से बात करी और यूक्रेन वालों ने रशिया के ऊपर ये जो हमला किया था, ना सिर्फ इस हमले को क्रिटिसाइज किया
बल्कि ये बात भी बोली कि भैया पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को इंश्योर किया है कि रशिया यूक्रेन को इस हमले का जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि जेलेंस्की को दिन में तारे दिख जाने। और तब से लेकर अब तक रशियन फोर्सेस यूक्रेन वालों को बैक टू बैक जवाब देती आ रही। और कल रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है उसने तो भाई साहब तोते ही उड़ा के रख दिए हैं। लिटरली पूरे के पूरे यूक्रेन में अटैक हुए हैं। कोई एरिया ऐसा नहीं है जिसे रशिया वालों ने टारगेट नहीं किया। इतना ही नहीं, रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर ये जो हमले किए जा रहे हैं ये अपनी जगह, लेकिन ये जो फ्रंट लाइन है जहाँ पे एक्चुअली में रशिया और यूक्रेन के ट्रूप्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी यूक्रेन वालों की स्थिति कोई इतनी अच्छी है नहीं। इनफैक्ट हर नए दिन के साथ में यहाँ पे भी यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में और ज्यादा जमीन लूज करती जा रही। इनफैक्ट अभी कल ही आई खबर के हिसाब से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेम्परेरी बॉर्डर लाइन है, मतलब कि जो फ्रंट लाइन है, इस फ्रंट लाइन के पास में यूक्रेन वालों का एक बहुत बड़ा लिथियम का रिजर्व हुआ करता था, यानी कि लिथियम फील्ड हुआ करती थी। उस लिथियम फील्ड के ऊपर भी रशियन फोर्सेस ने न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि इसकी वजह से यूक्रेन वालों ने अमेरिका वालों के साथ में वो जो डील करी थी कि भैया अमेरिका वालों ने यूक्रेन वालों को इस युद्ध में ये जो लोन दिया है, इस लोन को रीपे करने के लिए यूक्रेन वाले अमेरिका वालों को वो जो रेयर अर्थ मेटल्स प्रोवाइड कराएंगे, उस डील के कार्यक्रम हो गए। क्योंकि यूक्रेन की ये जो लिथियम फील्ड के ऊपर रशिया वालों ने कब्जा किया है, ये यूक्रेन की वन ऑफ द बिगेस्ट लिथियम फील्ड है और अब सिर्फ 2 ही लिथियम फील्ड बची है जो कि आज की तारीख में यूक्रेन वालों के कंट्रोल में है। सो अब जब लिथियम फील्ड ही यूक्रेन वालों के हाथ से चली गई तो ये बेचारे अमेरिका वालों को जो लोन इन लोगों को रीपे करना है, अब भगवान जाने कैसे रीपे करेंगे। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक खबर के हिसाब से, क्योंकि इस पूरी की पूरी फ्रंट लाइन के ऊपर रशिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत, इस वजह से ये जो गांव दिख रहा है आप लोगों को, एक्चुअली में एक है पोक्रोवस नाम का गांव है और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सो अब रशिया वालों ने इस लोकेशन को कैप्चर करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूज लगभग 1,10,000 के आसपास ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है। और ये जो पोक्रोवस नाम की सिटी है ये कोई मामूली सिटी नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये जो पूरी की पूरी फ्रंट लाइन है जहाँ पे यूक्रेन वालों ने पोजीशन होल्ड कर रखी है रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में, यहाँ पे खड़ी यूक्रेनियन फोर्सेस को जितनी भी रसद जाती है उस रसद को पहुंचाने के लिए जो टाउन है ये सबसे महत्वपूर्ण टाउन है। और अगर ये टाउन यूक्रेन वालों के हाथ से गया तो फिर उस सिचुएशन में यहाँ पे जितने भी यूक्रेन के सोल्जर्स खड़े हैं उन सबका कार्यक्रम हो जाना है और यूक्रेन के हाथ से ये पूरा का पूरा इलाका, इस गांव तक का ये पूरा का पूरा इलाका चला जाएगा। सो ये स्थिति है क्योंकि अब रशिया वाले इस यूक्रेन रशिया वॉर में बेहतर पोजीशन में है और क्योंकि ऑब्वियसली बात है अमेरिका वाले अब इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस यूक्रेन रशिया वॉर में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी कि जेलेंस्की साहब ने आगे रह के एस्केलेशन करके रशिया वालों को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका प्रोवाइड कराया है। इस वजह से रशिया वाले इस मौके को चूकना नहीं चाह रहे। वो पूरी फोर्स के साथ इस पूरी की पूरी फ्रंट लाइन की जो मेन लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि यूक्रेन के जो चारों राज्य हैं यानी कि डोनेट्स्क और लुगान्स्क प्लस नीचे के जो 2 राज्य हैं, क्रीमिया को हम लोग काउंट नहीं कर रहे क्योंकि क्रीमिया को तो रशिया वाले खुद ही काउंट नहीं कर रहे हैं। रशिया वालों ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बातचीत होगी इसमें क्रीमिया को हम आउट ऑफ पिक्चर रखेंगे। क्रीमिया तो बातचीत में आएगा ही नहीं, वो तो रशिया का पहले से ही है। जो भी बातचीत है वो इन 4 राज्यों को लेके है। सो रशिया के जो राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के इमीडिएट बाद पहले तो रशियन गवर्नमेंट की ओर से यूक्रेन के इन 4 ही राज्यों को इंडिपेंडेंट देश घोषित किया गया था, यानी कि 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पे रशिया वालों ने इन लोगों को मान्यता दी और बाद में फिर इन 4 ही राज्यों को ऑफिशियली रशिया का हिस्सा घोषित किया। सो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, तो इस वॉर में ये 4 ही राज्यों को तो रशिया वाले लेके ही मानेंगे, इसके बिना तो रशिया वाले सेटल करने को तैयार नहीं है। प्लस रशिया की ओर से यहाँ पे ये बात भी बोली गई है कि भैया क्योंकि यूक्रेन वालों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन वाले बात से पलट सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन वाले इन इलाकों में रहने वाले लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। इस वजह से रशियन फोर्सेस सिर्फ इन 4 ही राज्यों के ऊपर कब्जा नहीं करेगी, बल्कि इन 4 ही राज्यों के ऊपर कब्जा होने के बाद में यहाँ पे एक बफर जोन भी क्रिएट किया जाएगा। और वो जो बफर जोन बनेगा वो रशिया की जमीन के ऊपर नहीं बनेगा, बल्कि वो बफर जोन बनेगा यूक्रेन की जमीन के ऊपर। यानी कि इन 4 ही राज्यों के ऊपर रशिया वाले जो कब्जा करेंगे, अब क्योंकि वो रशिया की जमीन हो जाएगी, इस वजह से बफर जोन जो है वो इनके बियॉन्ड जाके यूक्रेन की जमीन के ऊपर कब्जा करके यहाँ पे रशिया वाले बफर जोन बनाएंगे। तो यूक्रेन वाले सिर्फ ये 4 राज्य लूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके बियॉन्ड इलाका भी लूज करेंगे। प्लस अभी हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये बात बोली गई है कि भैया रशिया के अंदर ये कहावत है कि भैया वॉर के दौरान अगर रशिया का सोल्जर दुश्मन की किसी जमीन के ऊपर कदम रख देता है तो फिर वो जमीन रशिया की हो जाती। मतलब कि अब बातचीत हो ना हो और अगर हो तो उसमें चाहे जो कुछ भी हो, यूक्रेन के जिस इलाके के ऊपर रशिया वालों ने कब्जा किया है प्लस जिस इलाके के ऊपर कब्जा करने का प्लान चल रहा है, ये इलाका अब रशिया वाले किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। सो यूक्रेन वालों का कार्यक्रम तो हो गया, प्लस साथ ही साथ रेयर अर्थ मेटल्स की ये जो फील्ड है यानी कि ये जो
लिथियम फील्ड है ये भी हाथ से चली गई है, एक तो पहले ही चली गई थी, अब सिर्फ 2 ही बची है। सो जिस तरीके की सिचुएशन बनती दिख रही है वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि भैया यूक्रेन वालों का जो बुरा समय है वो तो अभी आया ही नहीं, बुरा समय तो अब आएगा। सो ये स्थिति है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।